नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम। कारोबारी सत्र का आज का 1 घंटा बाकी है, बहुत क्रूशियल होगा। अगले 1 घंटे तक एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर आपकी पक्की तैयारी करवाएंगे। लेकिन आज ग्लोबल बाजारों ने पूरा का पूरा मूड खराब कर रखा है। पहले अमेरिका, उसके बाद एशिया में जिस तरह से गिरावट आई, उसका असर हम भारतीय बाजारों पर भी आते हुए हमने देखा और निफ्टी में करीब करीब 3% के आसपास तक की गिरावट हो गई थी। लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी कोई कन्विक्शन बाजार में दिख नहीं रहा है। अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो जो शेयर, कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज तेजी है। निफ्टी में सिर्फ 44 शेयर ऐसे हैं जहां पर आज कमजोरी है। सिर्फ 6 शेयर ऐसे हैं जहां पर आज आपको मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा और सारे के सारे वो कंजम्पशन वाले शेयर हैं। HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये शेयर आज आपको तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। अदरवाइज जिन सेक्टर का भी ग्लोबल लिंकेज है, चाहे वो ऑटो हो, IT हो, मेटल हो, ये तमाम सेक्टर टूट रहे हैं और सरकारी खेमे वाले जो शेयर हैं वहां पर भी हम भारी पिटाई देख रहे हैं, चाहे वो रेलवे के हो या फिर डिफेंस के हो, बाकी अदर PSUs के कैपिटल गुड्स के, ये सारे के सारे शेयर टूट रहे हैं। इंडिया विक्स इस वक्त 21 पर आपको दिखेगा। 43% का भारी भरकम उछाल है और आज के सत्र की बात करें तो निवेशकों के 17 लाख करोड़ रुपए बाजार में स्वाहा हो गए हैं। क्या आखिरी के घंटे में थोड़ी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए? क्या डिप्स पर पैसे आपको लगाने हैं? थोड़े बहुत डिप्लॉय आपको करने हैं, मान लीजिए 100 रुपए करने हैं तो क्या अभी 20-30 रुपए करने का मौका है या फिर अभी चीजों को सेटल हो जाने दें तब कुछ करें? ट्रेडर्स क्या करें, इन्वेस्टर क्या करें, ये पूरी की पूरी हम पड़ताल करेंगे। अगले 1 घंटे तक हमारे एक्सपर्ट्स आपको जुड़ेंगे और ट्रेड से जुड़े, निवेश से जुड़े तमाम सवालों के आपके जवाब देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ग्लोबल मूड खराब है और उस ट्रैप में भारतीय बाजार भी फंसे हैं। अगर आप एशिया के बाकी बाजारों से तुलना करेंगे तो शायद उतनी बड़ी गिरावट आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि निकेई जहां पर कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग का असर है, 13% तक इंडेक्स टूट गया। 37 साल की सबसे बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं वहां के बाजारों में। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोरिया का बाजार करीब 9% टूटा, ताइवान का बाजार 7-8% टूटा। तो ये तमाम चीजें आज बाजार पर प्ले कर रही हैं। यूएस की दिक्कतें, एशिया की दिक्कतें, जियोपॉलिटिकल तनाव और इसके अलावा कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाला जो प्रॉब्लम है वो भी भारतीय बाजारों को परेशान कर रहा है। और एक और चीज है, नतीजे जो अब तक आए हैं वो अनुमान के मुताबिक आए हैं, ठीक ठाक आए हैं, लेकिन ऐसा कोई कैटलिस्ट नहीं रहा है जो भारतीय बाजारों को पुश कर पाए और सपोर्ट दे पाए। तो उसके चलते हमने प्रेशर बनते हुए देखा है। निफ्टी है इस वक्त 1272, निफ्टी बैंक 1272 अंक नीचे है, 2.5% गिरावट यहां पर भी है। और निफ्टी में, सेंसेक्स में वहां पर भी 2.25% के आसपास गिरावट है। सेंसेक्स एक बार इंट्राडे में 2600 अंक तक टूट गया थे, थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। डीपी हमारे साथ है। डीपी समझते हैं कि वायदा बाजार के आंकड़े किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि हम पुट्स चेक कर रहे थे निफ्टी के और निफ्टी बैंक के, मतलब मल्टीफोल्ड जंप है आज इंट्राडे में ही। डीपी संकेत क्या मिल रहा है आपको और क्या आपको लगता है कि यहां राहत मिल जाएगी, गिरावट बस हो गई या फिर अभी और आशंका है? देखिए, नहीं, ठीक है कि अभी ये थोड़ा समझना मुश्किल है। देखिए, आप अमेरिका से बहुत दूर बैठे हैं, आप जापान से भी बहुत दूर बैठे हैं, तो ग्राउंड चेक आपको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी नहीं मालूम। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर, चार्ट पे और बनी बनाई खबर पे आपको पता होता है कि इस समय हो क्या रहा है। देखिए, जिस समय ये फॉल आया, ऐसा नहीं फॉल पहली बार आ रहा है। इस समय पहले ये इस तरह का फॉल आपने 1000-1200 पॉइंट की गिरावट आपने इलेक्शन डे वाले दिन भी देखी थी। यही करीब 1000 पॉइंट की गिरावट आपने करीब बजट वाले दिन भी देखी थी। लेकिन वो आपके इंटरनल चीज़ें थी, आपको पता था कि अच्छा बजट है, इसका ये इम्पैक्ट है, ये कैलकुलेटेड है और आपने उसको फील किया। आज जो आप फील कर रहे हो ना, वो आपके हाथ की बात नहीं है, उसमें आपका असेसमेंट थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स कितना गहरा है और इस छोटे से खबर कितना रिएक्ट कर दे। अच्छा, चलिए मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कोई आदमी 4 दिन पहले, आप ही कवर करते हैं, आप ही 4 दिन पहले क्या 5 दिन पहले हम कोई बता सकते थे कि नेस्डेक के अंदर फॉल आ रहा है और इस तरह का फॉल आ रहा है कि वो 5 दिन के अंदर इस चीज़ की क्वेश्चनिंग खड़ी हो जाएगी कि वहाँ पे मंदी का डर आ जाएगा। इससे पहले तक ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं थी और हम ग्लोबल मार्केट को एंजॉय भी करते थे, लेकिन 5 दिन में ही मंदी का डर कहाँ से उभर के आ गया? ये आया है। ये चाहे जॉब के नंबर देखे जाएं, चाहे आपका नेस्डेक का ब्रेकडाउन देखा जाए या IT कंपनीज की गाइडेंस देखी जाए, व्हाटएवर रीज़न जो भी हो सकता है, तो 5 दिन में पूरी तस्वीर बदली।
तो इंडियन मार्केट में भी आप देखेंगे तो सिर्फ 2 दिन के अंदर 1000 पॉइंट चले गए निफ्टी के। ये 25,000 वाला इंडेक्स आज 24,000 में बचाना भारी पड़ रहा है। तो कहने का मेरे मोटा मोटी बात यही है कि ग्लोबल मार्केट्स को जब तक पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाते, अभी आप कोई बड़ा कदम ना उठाएं। अभी आपका धर्म और फर्ज क्या बनता है, जिनके पास पुरानी पोजीशनें हैं वो तो सिर्फ बचाने की कोशिश करें अगर उनके पास ऊपर की पोजीशन फंस गई हैं। अच्छा, ये बचाएंगे कैसे? ये बचाएंगे अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को रिग्रेस करके कि भाई आप जल्दी जल्दी लेवरेज मत करो, माल ज़्यादा मत भरो, जो पुरानी चीज़ें हैं उसी को सिर्फ हैंडल करो। ये अपॉर्चुनिटी साल में 1000 बार आती हैं, आप ऐसी अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाना। लेकिन कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी भी होती है जिसको कई दिनों तक देखना होता है। तो ये कुछ वैसे ही है, ये एक दिन का सौदा नहीं है। अब आपको हो सकता है, देखो कल भी आई, यानी कि शुक्रवार को भी गिरावट थी, मंडे को एक्सटेंशन हुआ, ट्यूसडे को फिर क्या नहीं आ सकता? आ सकता है। अगर फ्यूचर मार्केट कमज़ोर रहा, और जो मैंने अभी भी देखा वो करीब 500 पॉइंट यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स डाउन है, तो आप अभी भी हो सकता है आपको और गिरावट मिले। दूसरा पॉइंट, मार्केट के अंदर आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपने देखा होगा, अभी तो आप सिर्फ 43% को विक्स को देख रहे हो। एक टाइम ऐसा था दिन में जब ये 56% ऊपर भी हुआ है, 56%। अनएक्सपेक्टेड चीज़ मार्केट के अंदर आएगी ना तो विक्स ऐसे ही बढ़ेगा। आप चलिए मैं आपको एक और पॉइंट में बता देता हूँ। आपका इंडिया विक्स मैं चार्ट से दिखा देता हूँ, मेरे को लग रहा है वो ज़्यादा सही तरीका होगा बजाय सीधी सीधी बात बोलने का। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने सामने भी देखो। मैं आपको 2 चीज़ दिखाता हूँ। एक बार पहले जरा जैपनीज़ मार्केट दिखाइएगा मेरी स्क्रीन से, फिर इसको लगे रहने देना। जब भी मैं उसके अंदर कोई चेंजेस भी करूँगा तो प्रोड्यूसर साहब उसको हटाना नहीं, उसको लगे रहने देना। अंशुल जैन, सुमित मूलचंदानी, श्रीकांत चौहान हमारे मेहमान हैं। मैं इन मेहमानों से भी थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी सर ज़रा देखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं, और अपनी इंटेलिजेंस से आप भी हमको बताइएगा क्या करना है। एक बार मेरा वाला चार्ट लेके आई स्क्रीन पे, तो ये निकाई है। आप देखेंगे टेक्निकल्स में, ये नहीं कि भारत के टेक्निकल्स है, टेक्निकल्स रिमेन्स द सेम, वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में आप देखोगे एग्जैक्टली 200 दिनों के एवरेज पे आके ये जैपनीज मार्केट आके सेटल हुआ है। और जो फॉल अभी आपको अभिषेक जी बता रहे थे कि 37 साल का अब तक का सबसे बड़ा ये फॉल है, दिखाइए मेरी स्क्रीन, ये जो 37 साल का सबसे बड़ा फॉल है, ये आके अरेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक, ये पहला पॉइंट है जो मैंने आपको जैपनीज मार्केट का हाल बताया। दूसरा पॉइंट, हमने नैस्डैक के बारे में बात की थी और मैंने कल ही अभिषेक जी को बताया था, मैं पहली बार आपको नैस्डैक के चार्ट दिखाना चाहता हूँ। और ये बात भी मैंने आपके सामने बात रखी थी कि भाई ये नैस्डैक मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही थी। ये दिखाता हूँ आपको मैं डेली चार्ट नैस्डैक के। देखिए ये नैस्डैक का चार्ट हुआ, ये 50 दिन के एवरेज के नीचे आके खड़ा और 200 दिनों की तरफ एक छोटा सा झटका और लगेगा ना तो और भी आ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट दिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि अभी आप ना मानो कि सेटल हो गया है, अभी ना मानो कि सेटल हो गया है, अभी भी और गिरावट भी मार्केट के अंदर आ सकते हैं, ऐसा अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखो। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, इंडिया का ही विक्स दिखाते हैं एक बार। इंडिया विक्स, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ सारी चीज़ों में, नहीं तो मैं ज़्यादा समय नहीं देता। अब आप देखिए 2 मैंने इंडिया विक्स आपके सामने ड्रॉ किए हैं। इससे पहले वाला जो गोला लगा हुआ है विक्स है ना, ठीक चुनावों से पहले का फियर था जब मार्केट के अंदर माउंट हुआ, फियर खत्म हो गया, बाजार ने हाई बना दिया, पूरा रेंज था, फिर से फियर माउंट हो गया। अब ये ग्लोबल से हुआ, पहले डोमेस्टिक से हुआ, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। डोमेस्टिक वाले ने तो खत्म कर दिया अपने आप को, क्या ग्लोबल वाला भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, इस पर डाउट है मेरे को। तो क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम्स अलग है, इस बार जो बाजार टूट रहा है वो ग्लोबल से टूट रहा है, पिछली बार जो बाजार टूटा था वो डोमेस्टिक से टूटा था। और एक और चीज़, बड़े शेयरों की लीडरशिप इस बार थोड़ी एब्सेंट दिख रही है, सिर्फ फार्मास्यूटिक्स को छोड़ के, फार्मा को या एफएमसीजी को छोड़ के। एक बार एचयूएल दिखाओ आप, सिर्फ एक एचयूएल दिखाओ आप सिर्फ स्क्रीन पर, आपको उसी से आइडिया लग जाएगा। एचयूएल ने आज दिन भर में कभी भी लाल निशान नहीं देखा, सिर्फ शुरुआत में जो लाल निशान आया सो आया, उसके बाद कभी भी एचयूएल के अंदर गिरावट नहीं आई। आप चेक कर लो, आप अभी भी 1% ऊपर है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाओ आप दिखाओ जरा एचडीएफसी बैंक, आप दिखाओ जरा टीसीएस, आप दिखाओ जरा इन्फोसिस, जो हम आपको 4 बड़े वेटेज वाले शेयर दिखाते हैं। उन 4 बड़े वेटेज वाले शेयरों में देखोगे ना, पुल बैक की भी कोशिश भी नहीं हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, या आपके सामने है में। और एचयूएल के अंदर आज दिन भर में कोई गिरावट, तो जो लीडरशिप क्राइसिस है वो टिपिकली मार्केट के अंदर अभी भी दिख रही है। इन 4-5 बड़े प्लेयरों को अपना रंग आना होगा ऊपर आने के लिए, नहीं तो ग्लोबल मार्केट थोड़ा गहरा भी हो सकता है। तो जितने पॉइंट्स में मोटा मोटी छोटे में आपको बता सकता था उतने में मैंने बता दिया। मेरा ऐसा मानना है कि भी थोड़ा रुकना चाहिए। अभिषेक ने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या और गिरावट आ सकती है, उसके जवाब में मैं बोल सकता हूँ हाँ,
अंशुल जैन, सुमित मूलचंदानी, श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जरा समझ लेते हैं क्या चाहते हैं, क्या देखते हैं मार्केट के अंदर वो। अंशुल जैन, जितनी बातें हमने रखी, अगर कहीं भी कोई गलत है तो हमको पहले करेक्ट कर दो, फिर उसके बारे में आपकी रीडिंग क्या, जरा ये भी बता दो। देखिए डिम्पी जी, जितनी चीजें आपने रखी हैं बिल्कुल सही है। और मेरा एम्फेसिस ज्यादा इंडिया विक्स पे है, क्योंकि ये अचानक एक दिन में इतनी तेजी से बढ़ना, वो भी मेजर सपोर्ट जोन से, ये इंडिकेट करता है कि वोलेटिलिटी आगे चलते हुए 2-3 हफ्ते काफी हाई रहेगी। और इंडेक्स पोजिशनिंग में अगर एफआईआई का पोजीशन देखूं तो अभी भी ओवरबॉट में, जबकि ऊपर से हम 1000 पॉइंट सरक चुके हैं। उसके बाद भी 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स पे लॉन्ग है, और बेसिस पे देखें तो वहां भी लगभग 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। तो यहाँ पे दोनों साइड में अगर ये डिसाइड होता है कि न्यूट्रल टू ओवरसोल्ड जाते हैं, तो फिर मार्केट को 24,000 बचाना भी बहुत मुश्किल होगा। एक आध दिन हम उसके नीचे रह सकते हैं, बट अगर वापस ऊपर नहीं आए और ये पोजीशन यहाँ से नीचे की तरफ ही सरकना चालू हुई एफआईआई की, तो फिर 24,000 बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अगेन मेरा भी वही व्यू है कि अगर आप इंडेक्स में या लार्ज कैप में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो पोजीशंस को 1/10 कर लीजिए। ये वो समय है जहां पे आपको अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय प्रॉफिट बनाने के। प्रॉफिट बनाने के लिए बाजार 250-255 दिन खुला रहता है। ये कुछ 2-3 दिन ऐसे आते हैं मार्केट में जहां प्रॉफिट बनाने की जगह कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर ट्रेड करनी है तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में आ जाएं, क्वांटिटी को 1/10 कर लें और थोड़ा सा आराम से ट्रेड करें, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। अगर 24,000 प्रोटेक्ट नहीं होता है तो फिर साइड थोड़ी सी लंबी ओपन होती हुई दिखेगी। 23,400 पे ही अगला पहला मेजर सपोर्ट दिखेगा, जो अगेन 600 पॉइंट नीचे है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 24,000 प्रोबेबली अगले 2-3 दिन के लिए होल्ड हो जाएगा। बाउंस बैक की क्वालिटी डिसाइड करेगी कि ये बुलिश स्टैंस कंटिन्यू रहेगा या हल्का फुल्का बाउंस बैक लेके हम 24,000 तोड़ देंगे। तो अगले 2-3 दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं क्लोजली एफआईआई का डेटा भी ट्रैक करूंगा, इंडिया विक्स को भी ट्रैक करूंगा कि ये कहीं 28 और 30 के लेवल तोड़ के उसके ऊपर तो नहीं निकल रहा है। और तीसरा मेरा जो डेटा पॉइंट रहेगा वो मार्केट ब्रेथ रहेगा, क्योंकि वहां पे हम थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो रहे हैं। स्टॉक से वो 20 डे मूविंग एवरेज देखें तो अब केवल 30 बचे हैं। 20 और 10 ये जोन होती है, 20% और 10% की जोन, जहां जनरली मार्केट शॉर्ट टर्म बॉटम बनाता है। अभी हम 30 पे खड़े हैं। आज का डेटा मिला के अगर ये 20 के आसपास आता है तो फिर ये थोड़ा सा एक और कॉन्फिडेंस देगा कि प्रोबेबली 24,000 हम 2-3 दिन होल्ड करेंगे। बट ऑन एंड ऑल अगर सम अप करूं तो 2 से 3 दिन वेट एंड वॉच करना चाहिए। 24,000 का लेवल अगर होल्ड हो जाता है तो बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रहेगी। 24,000 के नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर 23,400 पे ही अगला मेजर सपोर्ट है। ठीक है सर, मोटा मोटी बात आपके समझ में आ गई। जो एग्जैक्टली हमारे पॉइंट से वही एज इट इज़ आपने थोड़ा और डिस्क्रिप्शन करके बता दिए और थोड़ा और अच्छे से बता दिए। बहुत शुक्रिया अंशुल जैन। अभी आपसे हम शेयर भी पता करेंगे। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ है, सुमित मूलचंदानी भी है। श्रीकांत, वैसे अपने आप शेयर्स भी बता सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट में आप चार्ट के सरिए आप जरा CNX आईटी इंडेक्स को देखना सर, निफ्टी आईटी इंडेक्स जिसको हम टिपिकली कहते हैं। मैंने चार्ट उसके ड्रॉ किया, मेरे को वैसे उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं लग रही है सर वीकली बेसिस पर। एक बार आप भी देख लो, आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है आईटी कंपनीज में तो इससे पता लग जाएगा। और दूसरा सर, आपके शेयर्स कौन से हैं ये भी बता दीजिए आज के। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, हमें लगता है कि देखिए इस मार्केट में अगर CNX आईटी की अगर बात की जाए और उसके ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो जहां पे इसका ब्रेकआउट हुआ था उन्हीं लेवल्स के लगभग करीब ही आ चुका है। और जैसे कि इंटरेस्ट रेट यूएस में जो है वो लगातार कम होते जा रहा है, यानी कि जो 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड था जैसे वो कम हो रहा है, उसका बेनिफिट इवेंचुअली आईटी सेक्टर को मिलेगा। तो हमें लगता है कि ये करेक्शन अभी कहूंगा कि करेक्शन की शुरुआत है और अभी तक रिवर्सल पैटर्न मिसिंग है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी एक सेक्टर को फोकस में रखना है तो बिल्कुल फार्मा एफएमसीजी के साथ साथ हम निफ्टी आईटी को भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इवेंचुअली रिवर्सल एक्टिविटी देखने मिलेगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं कहूंगा कि स्टे अवे, बिकॉज ये फर्स्ट फॉल है मार्केट का। तो जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होता तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट में करंट लेवल्स पे जाके कुछ बार्गेन हंटिंग करना उतना एडवाइजेबल नहीं है। यस, कुछ गिने चुने स्टॉक्स में बिल्कुल हम फोकस कर सकते हैं उन लेवल्स, और इन लेवल्स के करीब हम उन स्टॉक में कुछ पोजीशन भी बना सकते हैं। तो उनमें से अगर कोई एक स्टॉक देखें या दो स्टॉक देखें तो मुझे लगता है कि जोमेटो और आईटीसी ये दो स्टॉक है जहां पे हमें लगता है कि करंट लेवल्स पे कुछ बार्गेन हंटिंग
की जा सकती है। आईटीसी 485 484 के करीब खरीदे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 470 का, 470 का स्टॉप लॉस रखे। हमें लगता है जो इसमें रैली हुई थी, जो भारी भरकम रैली हमें देखी थी, उसका ये फर्स्ट करेक्शन है। और ये करेक्शन अभी भी अगर आप देखें तो आज के ओपनिंग लेवल से ये स्टॉक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल से इसे खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 500 510 का, और सॉरी टारगेट्स रखे 500 510 के, स्टॉप लॉस हमें रखना है 470 का। और जोमैटो, यहाँ पे भी हमने काफी अच्छे क्वार्टरली नंबर्स देखे थे, काफी अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन बना है। तो जोमैटो में भी करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है 255 256 के करीब, तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 244 रुपए का, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 275 से लेकर 280 के। ठीक है सर, दोनों शेयर सर आपके हमने नोटिस कर लिए, एक तो जोमेटो और दूसरा आईटीसी, फ्लेवर ऑफ द मार्केट्स भी हैं। जोमेटो बहुत बढ़िया चल रहा है, आज भी आप देखो कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं है, 2-2.5% कुछ नहीं होता, 10-10% शेयर भी टूटे हुए हैं। ऐसे शेयर जो चले भी नहीं थे 30%, उन्होंने 10% की करेक्शन दिखा दी। ये शेयर तो बहुत बढ़िया चला हुआ है और अपनी आईपीओ मार्केट से भी ऊपर है। मैं बोलूँगा 150 का अगर आप एवरेज भी पकड़ लो तो उसका भी ऑलमोस्ट 100 रुपये ऊपर चला हुआ है। और दूसरा आईटीसी तो वैसे भी डिफेंसिव का एग्रेसिव माना ही जाता है, जब भी मार्केट में प्रॉब्लम हो तो आईटीसी के शरण में चले जाओ। ये कुछ समझ में सबको ही आता होगा, अब ये नया बात नहीं रही है। ठीक, तो आईटीसी भी आप देख सकते। साथ हैं अंशुल जैन, सुमित मूलचंदानी और साथ ही फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं रजत शर्मा। उनसे थोड़ी सी बिग पिक्चर समझेंगे, लेकिन पहले ट्रेड ले लेते हैं। अंशुल जी नमस्कार, बताइए आपके सौदे कौन से हैं? देखिए अभिषेक जी, दो काउंटर मिड कैप से लाया हूँ, चूंकि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, तो उन्हीं काउंटर्स में ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा जहां अल्फा जनरेट हो रहा है या मार्केट के अगेंस्ट स्ट्रेंथ है। पहला हुतामाकी है, जहां पे 339 वीक्स का बेस ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद 29 दिन कंसोलिडेट किया है, फ्लैग एंड अप होल बनाया है और आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट आया है। तो इस स्टॉक को 415 रुपए के आसपास बाई करना चाहिए। 380 का स्टॉप लॉस रहेगा, 480 का टारगेट रहेगा। जब ग्राफिक्स बनने दिया था तो 415 था, फिलहाल 433 है। करंट मार्केट प्राइस से भी बाई कर सकते हैं विद सेम स्टॉप लॉस एंड टारगेट। दूसरा स्टॉक है शक्ति पंप्स। आज के सेशन में 500 टाइम्स वॉल्यूम राइज हुआ है, 5 गुना वॉल्यूम है अपने 50 डे वॉल्यूम के अगेंस्ट, और पोल इंडिया फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट है। 22 दिन का पोल था और 19 दिन का फ्लैग जहां से ब्रेकआउट आया, तो स्टॉक को भी 4880 के अराउंड बाई करना चाहिए। 4700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5200 का टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट अचीव होने में कम से कम 7 से 8 दिन लगने चाहिए अगर मार्केट स्टेबल रह जाता है तो। सर आपने ये हुतामाकी पीपीएल दिया, आपको मेरी याद नहीं आ रही थी जिसमें आप इसके बारे में बोल रहे थे? सर बिल्कुल आपकी याद आ रही थी, आपको धन्यवाद भी देना चाह रहे थे। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दोनों स्टॉक हमने सुबह अपने क्लाइंट्स को बाई भी रिकमेंड किए हैं। और तीसरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, शो के स्टार्टिंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी पे डिस्कशन हुआ था, हमने दोनों अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया हुआ है अभी चलते शो के दौरान में, निफ्टी और बैंक निफ्टी। चलिए सर, अभी चलते शो में आपने बाय कर दिया उनको? कैसे मैसेज करके बोला कि बाय कर लो, ऐसा? टेलीग्राम पे जैसे हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, तो टेलीग्राम पे बाय कॉल दिया था। अच्छा ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि आपने हमारी ग्राफिक्स टीम को ग्राफिक्स बनने के दिए, 15-16 रुपये शेयर चल गया। सर आप सामने भी बोल दिया करो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि ग्राफिक्स आप सामने बोल दोगे हमारी टीम इतनी सक्षम है, आप बोलोगे देखो आपके सामने 1 मिनट में हमारा प्रोड्यूसर अपने सामने प्लेट डाल देगा। अगर आपको किसी दिन टेस्ट करना हो ना सर, आप टेस्ट कर लेना, ये ओपन है सर हमारी तरफ से चैलेंज। प्रोड्यूसर साहब हमारे लतीफ़ बैठे होंगे अभी, आप बोलना सिर्फ शेयर का नाम और सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट बोलना। दीपक भाई बैठे होंगे हमारे प्रोड्यूसर, आप सिर्फ स्टॉक का नाम बोलना, इसी शो में टेस्ट करवाते हैं। आप सिर्फ नाम बोलना, आपका स्टॉप लॉस टारगेट हम आपके सामने बोलते बोलते हमें डाल देंगे। तो ये सर फिक्स है हमारी तरफ से, आप सामने बोलो, पीछे दो, आगे दो, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे ठीक है। ठीक है जी अभिषेक जी। ठीक है, तो ऐसे बाजार, ठीक है जी अभिषेक, ठीक है, तो ऐसे बाजार में मतलब तेजी वाले सौदे खोजना ना अपने आप में एक कह सकते हैं कि ये दिलेरी वाला काम है। और हुतामाकी कनेक्शन तो इसका जापान की स्थिति खराब है, लेकिन देखिए इंडिया में उनकी कंपनी है, वहां पर आज तेजी हो रही है और इस तेजी का फायदा उठाने की आपको सलाह है। दूसरा शेयर है अंशु जी की तरफ से, वो है शक्ति पंप का, वहां पर भी आपको तेजी दिखेगी। तो बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं और आपके मन में अगर कंफ्यूजन है कि ट्रेड क्या करना है, तो ये सारी की सारी लिस्ट हम आपके लिए तैयार करके ला रहे हैं। सुमित जी, आपने क्या खोजा है बाजार में सर? क्या आपके भी दोनों बाई ट्रेड है या फिर कुछ बिकवाली का भी सौदा है आपके पास? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे अभी भी हमारा बाय की तरफ ही ध्यान रहेगा।
देखिए मार्केट में 24,000 आज लेवल ब्रेक हुआ था इंट्राडे में, लेकिन ऑन क्लोजिंग बेसिस इम्पोर्टेंट है। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे आ रहा है तो फिर हम एक डाउन साइड की पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टिल द टाइम अभी भी हम थोड़ा सा बाइक तरफ ही ध्यान देंगे, लेकिन पोजीशन यहाँ पे बोलेंगे कि आप अपना लाइट कीजिए। जो होल्डिंग्स हैं उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, और जो अगर आप न्यू बाइंग कर रहे हैं तो वहां पे भी अपना एक कैपेसिटी जो है वो थोड़ा सा लाइट कर दीजिए। सो अप्रोक्सीमेटली 50% जितना हम बोलेंगे। तो पहले फॉलोअप देना चाहूंगा। थर्सडे के सेशन में हमने रिकमेंड किया था रोजरी बायोटेक को। 876 का बाइंग था। आज के सेशन में भी स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। 950 का हाई लगा, अभी भी 910 के करीबन आपका ट्रेड हो रहा है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 860 को यूटिलाइज कीजिए, जो हमारा नियर बाय एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 बाय रिकमेंडेशन रहेंगे। देखिए, पहला रहेगा ग्लेनमार्क लाइफ साइंस GLS। आज का आप अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है। पिछली बार जनवरी में ये वॉल्यूम बना था, उसके बाद स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो एक डेली बेसिस पे काफी अच्छा क्लोजिंग भी हमें मिल रहा है। तो मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा। 930 करंट मार्केट प्राइस है। 860 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट रहेगा 1066 एंड 112। दूसरा स्टॉक रहेगा सेरास एनेट्री का। देखिए, एक फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन है। आज अगर हमें क्लोजिंग मिल जाता है 9230 के ऊपर तो बिल्कुल एक ये फ्रेश ब्रेकआउट का कैंडिडेट रहेगा। वीकली की अगर मैं बात करूं तो 9550 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे दोनों ही टाइम फ्रेम में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो यहाँ पे बाई कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 8750 का। टारगेट 10,650 एंड 11,300। सेरा सैनिटरीवेयर और ग्लेनमार्क लाइफ, ये 2 शेयर हैं सुमित जी के रडार पर। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। गुरमीत चड्ढा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपने मार्केट्स पे व्यू पॉइंट देने के लिए। गुरमीत भाई, आपके हम बहुत देर से वेट कर रहे थे, थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं सर। लेकिन जरा बताइए सर, आपका मार्केट पे टेक क्या है? नमस्ते। नमस्कार डिम्पी जी। बाजार थोड़ा सा वो है, तो 2 कारण है डिम्पी जी। आई थिंक एक तो कारण है वहां टेक्निक। आपसे बात तो हो नहीं पा रही। गुरमीत जी, एक बार वापस ट्राई करोगे? कुछ बोलना एक बार वापस से आप? ठीक है, काट के मिलाओ। जब तक रजत जी से मैं फटाफट से एक टेक ले लेते हैं। रजत जी, आपके मार्केट आज की जो मार्केट की गिरावट है उससे डर तो नहीं लग रहा? ये अपॉर्चुनिटी समझे ना? रजत सर आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है आवाज। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? ठीक है, हाँ सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं अपने थोड़ा टेक्निकल टीम को भी बोलूँगा, भाई फेडर देख दाख के उठाओ। जिनका नाम बोला जा रहा है उनकी आवाज़ उठा दो थोड़ा सा, ताकि उन तक बात पहुंच जाए। रजत भाई, मार्केट पे आज डर तो नहीं लग रहा? ये अपॉर्चुनिटी समझे? मैं आपका क्वेश्चन तो ढंग से समझ नहीं पाया, बट आई थिंक आपका क्वेश्चन कुछ मार्केट रिलेटेड था कि इस लेवल पे क्या करना चाहिए। इज दैट क्या, यही शायद आप पूछ रहे थे? और आई थिंक मैं अपना व्यू आपको दे देता हूँ अभी आज का मेरा क्या बाजार पे व्यू है, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं। मैं पहले भी आपको 2-3 बार जब आपके साथ आपके शो में आया तो मैंने कहा ये टाइम है जब आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा क्लियर करना चाहिए। अभी मैं पारस डिफेंस के नतीजे देख रहा था, ये मैंने पहले भी कहा था, ये जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड डिफेंस और PSU के स्टॉक्स हैं, इनमें से निकल के क्लाइंट्स को चाहिए कि वो थोड़ा FMCG और IT टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की तरफ आ जाए। FMCG खासकर जो सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है अभी, और बजट के बाद वैसे भी वो बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। तो आपको याद होगा मेरा बजट पिक आपके शो पे ही ITC था, और पिछले 1 महीने में हमने ITC, HUL, एशियन पेंट्स, नेस्ले सबसे ज्यादा खरीदारी, जिनको अंग्रेजी में मॉम एंड पॉप FMCG स्टॉक्स बोलते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए की आइटम्स जो बना रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स को खरीदा है, क्योंकि उनमें डेट लेवल बिल्कुल नहीं है। और अगर आप देखें बाकी सेक्टर्स के मुकाबले उनका वैल्यूएशन सबसे सस्ता है। तो आई थिंक प्राइस अप्रिसिएशन भी सबसे कम उन्हीं सेक्टर में हुई है। और उसके सिवाय फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर 2 अदर सेक्टर्स जहां इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सीमेंट एक और सेक्टर है। इनफैक्ट हमने अभी, मैं डिस्क्लोजर के साथ बता दूं, एक स्टॉक जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है वो है
हाइडेलबर्ग सीमेंट, ये कंपनी नेचुरली और सीमेंट की कंपनी में आप देखेंगे तो लंबे टाइम में कभी लॉस नहीं होता अनलेस कंपनी ही कुछ गलत कर दे। ये हाइडेलबर्ग सीमेंट का स्टॉक अभी 360 370 के करीब इसकी डिविडेंड है, 3.7% के करीब डिविडेंड है। और कोविड के टाइम जब सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत स्लो डाउन था और ग्रोथ नहीं था, वहां से आई थिंक मार्केट ने स्टॉक को मिस किया है। इसका करीब 70% ईपीएस में ग्रोथ आया है। कंपनी इज बैक ऑन इट्स ट्रैक, इंफ्रा का फायदा इसको मिलेगा। और समहाउ ये इंफ्रा स्पेस में ओवरऑल अगर आप देखें सीमेंट वो तो ये सबसे सस्ता स्टॉक है अभी लेने वाला। कंपनी पे कोई डेट नहीं है, बहुत क्लीन मैनेजमेंट है। तो स्टॉक है जो हमने काफी पोर्टफोलियो क्लाइंट्स के ऐड किया है। और उसके सिवाय एफएमसीजी, जैसा मैंने कहा, मैक्सिमम बाइंग वहीं पे हो रही है और अभी भी हमने सारा पैसा। सर मेरे को भी जैसे आपको मेरा धीरे धीरे करके क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, मेरे को भी आपकी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई सर। लेकिन मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आपके ना 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। रजत सर आपको वापस से कनेक्ट करते हैं, आप कनेक्ट कर लीजिएगा। इस बीच गुरमीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या करें, बॉम्बे दिल्ली के ना बहुत सारी जगहों पर बारिश हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। गुरमीत भाई जरा बताइए, मैं लंबा नहीं पूछ रहा क्वेश्चन आपसे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आज के मार्केट पे आपकी रीडिंग सर। दीपी जी, मुझे लगता नहीं हमें ज्यादा रीड करना चाहिए। 3 बड़े मुद्दे हैं मार्केट के लिए। पहला तो यूएस का इकोनॉमिक डेटा है, काफी वीक आया है। दूसरा जियोपॉलिटिकल इशू है, एक मिडिल ईस्ट क्राइसिस का लग रहा है जैसे फुल ब्लोन एस्केलेशन हो सकता है। हम तो वो मुझे लगता है बाजार उसको लेके थोड़ा सा चिंतित है। और तीसरा एक जो बड़ा कारण है, जो मेजर कारण है, वो येन कैरी ट्रेड है। पिछले 30 साल से जापान ने इंटरेस्ट रेट 0 रखा है। तो येन कैरी ट्रेड में आप क्या करते हैं, आप येन में बोरो करते हैं और दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट 0 है। और येन साथ साथ डेप्रिशिएट भी हो रहा था डॉलर के अगेंस्ट। तो ना एक तो वो चेंज हुआ, 161 रुपए येन पहुंच गया, तो वो वापस 145 आया। और इधर जब बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो ये डबल मार पड़ी, जिसकी वजह से अनवाइंडिंग हो रही है जिसे हम कहते हैं। तो अनवाइंडिंग में क्या होता है, अब बहुत सारे टेक्निकल लेवल्स ब्रेक होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सारे बाजार डाउन है क्योंकि बैंक ऑफ ये टोटल ट्रेड $4 ट्रिलियन का है। पूरा अनवाइंड नहीं होगा, कुछ हद तक अनवाइंड होने के इसके चांसेस हैं। बट अगर आपने देखा होगा, इंडिया कम गिरा है अगर आप एशियन मार्केट से कंपेयर करेंगे, नैस्डैक से कंपेयर करेंगे। और मेरा ये रहा है कि ऐसे इस समय पे थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए। इसमें बहुत, क्योंकि 2-3 फैक्टर्स हैं। तो जब भी इंडिया नॉन इंडिया रीजन की वजह से गिरता है, जो मेरी पिछले 15-20 साल का बाजार का एक्सपीरियंस है, वो हमेशा हाइंडसाइट में जब बाद में हम चर्चा करेंगे तो अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है गुरमीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन, मतलब बाजार में जो लोगों के बीच में थोड़ी सी उहापोह की स्थिति है, थोड़ी कंफ्यूजन स्थिति है, उसको दूर करने के लिए। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, देखिए बांग्लादेश से, और वहां से खबर यह है कि वहां की पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है और हेलीकॉप्टर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अगरतला पहुंच गई, यानी कि भारत में आ चुकी हैं। वहां पर कल मतलब जो आरक्षण को लेकर हिंसा भड़की थी, उसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें बहुत सारे पुलिस वाले लोग भी थे। और आपको बता दें कि दरअसल जो आरक्षण का मुद्दा है बांग्लादेश में, हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि काफी टाइम से गर्म है। 56% सरकारी नौकरियों में वहां पर आरक्षण है और उसमें से अकेले 30% जो आरक्षण है वो 1971 के मुक्ति संग्राम के जो लोग हैं, उनके परिवार के, उनके बच्चों को आरक्षण मिलता है। और इससे कहीं न कहीं नाराजगी है बड़े तबके, क्योंकि जो मेरिट वाले जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको वहां पर आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और नौकरियों में भी दिक्कतें आ रही हैं। ये सारी चीजें गर्म हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि वहां पर आर्मी में भी 2 फाड़ ऐसे हो गए हैं। तो थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और निश्चित तौर पर जो भी टेक्सटाइल हैं या फिर जूट वाली कंपनीज हैं जिससे हमारा डायरेक्ट कोरिलेशन है, वो भी जरूर फोकस में रहेंगे। डिम्पी, निश्चित तौर पर स्थितियां काफी गंभीर हो गई वहां पर, गंभीर है और थोड़ी देर पे वहां पे, और शायद उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि वहां पे आर्मी रूल लगेगा। आपको ध्यान है इस बात, कुछ दिन पहले ही हमने आपको बांग्लादेश वाला एक लिंक में नहीं आपको बताया था कि वहाँ पे स्थितियाँ इस समय काफ़ी नाजुक हैं और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनीज भी आपको हमने नोटिस करवाई थी। हमें उसी समय थोड़ा आइडिया लग रहा था कि जो मैटर है, ये मैटर अपने आप में बड़ा होने जा रहा है और वो बड़ा हुआ भी है। और आज उसका आप अंतिम नतीजा भी देख पा रहे हो कि शेख हसीना अब वो भारत की तरफ हैं और उनका जो हेलीकॉप्टर है यहाँ पे सेफ्टी के लिए हिसाब से उनको यहाँ पे लैंड कराया गया होगा। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। एक काम करते हैं, जरा रजत जी जुड़ गए हमारे साथ, प्रोड्यूसर एक बार ज़रा बताओगे, रजत जी जुड़ गए वापस से? नहीं जुड़े, कोई बात नहीं, जब जुड़ेंगे तब ये मैटर मैं उनसे पूछूंगा। तो एक काम करते हैं, श्रीकांत चौहान के पास आते हैं। श्रीकांत जी जरा बताइए सर, BTST, STBT या फिर
कुछ ऐसे शेयर्स जो आपको थोड़े ठीक लग रहे हो? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स के करीब मार्केट अभी आके रुका हुआ है 24,050 के करीब, जो इसके प्रीवियस लोज भी थे, तो इन्हीं लेवल्स के करीब हमें थोड़ा और कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। बट अगर हमें फोकस करना है तो हम उन स्टॉक्स पे कर सकते हैं जहां पे रिलेटिवली बेटर आउट परफॉर्मेंस है। यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए मुझे दिक्कत यही आ रही है कि मार्केट आज काफी डीपली ओवरसोल्ड है, और अगर आज के ओवरऑल जो आउटकम रहेंगे फेड की मीटिंग के, उसी के बेसिस पे कल का ट्रेंड डिसाइड होगा। तो मैं कहूंगा कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वहां पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस हम बिल्कुल बना सकते हैं। और यहाँ पे जो हमें स्पेसिफिकली अच्छा लग रहा है वो है इन्फोसिस। करंट लेवल से काफी अच्छा करेक्टेड है, 1900 के करीब था डिम्पी जी, यहाँ से करेक्ट होते हुए 1750 के करीब ही आ चुका है। तो करंट लेवल से इसे ही लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखें 1700 रुपए का। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 1850 से लेकर 1900 के। तो इन्फोसिस हमें लगता है कि एक बढ़िया कैंडिडेट है, इसे इन लेवल्स के करीब है तो थोड़ा और करेक्शन में लॉन्ग किया जा सकता है। इन्फोसिस आप बता रहे हो कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं, सपोर्ट के आसपास है और यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकता है। रजत शर्मा अगर हमारे साथ कनेक्टेड हैं प्रोड्यूसर साहब, बात हो पाएगी? रजत जी आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है, कनेक्टेड। बात हो पाएगी रजत जी? आ रही है, आई होप अच्छे से आपको आवाज़ आनी चाहिए। सब हमने जितना कोशिश कर सकते थे उतना ठीक करने की कोशिश की है। रजत जी, थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना है वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने जा रही हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा कारणों से वापस देश से बाहर कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए। और अभी खबर मेरे पास ये भी आई है कि थोड़ी ही देर में वहाँ के आर्मी चेयरपर्सन आके एक बयान देंगे और ये बात तय है, ये सबको समझ में आ रहा है कि वहाँ पे मिलिट्री रूल लगने जा रहा है और इससे पहले भी एक दो बार हो चुका है बांग्लादेश में। सर ज़रा देख के बताइएगा कि बांग्लादेश की इस उथल पुथल के बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं इंडिया में, कौन ज़्यादा हो सकता है? एक्चुअली इन जनरल टर्म्स अगर मैं बोलूं तो इन चीजों से बेनिफिट किसी को नहीं होता। बांग्लादेश का हमसे सीधा सीधा कंपटीशन सिर्फ टेक्सटाइल में है, बट ये मान लेना कि टेक्सटाइल कंपनियां इंडिया की ज्यादा अच्छा करना शुरू कर देंगी। इनफैक्ट प्योरली अगर मैं सिर्फ स्टॉक्स और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इमीडिएट बेसिस पे तो अगर कोई आर्मी रूल वगैरह लगता है या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी डिक्टेटर टाइप की गवर्नमेंट आती है तो उसका बिजनेस एनवायरनमेंट पे फायदा ही होता है। बट दैट एक्सप्लेन्स व्हाई हमारे बाजार आज बाकी ग्लोबल बाजारों से ज्यादा गिर रहे हैं। आई थिंक इस खबर को देख के मैं अपना पोर्टफोलियो या स्टॉक्स में कोई चेंज करूं ऐसा तो नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको स्टॉक्स बताए थे, मैं जानता नहीं आप सुन पाए मेरा ब्रॉड व्यू उस टाइम पे, आपको आवाज क्लियर थी कि नहीं? अगर आप कहें तो मैं रिपीट कर सकता हूँ कि अभी हम अपना इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान कर रहे हैं। ठीक है रजत जी, बहुत शुक्रिया सर। दिक्कतें देखिए, मानसून चल रहा, बारिश भी हो रही है मुंबई में काफी ज्यादा, थोड़ी नेटवर्क में इश्यूज है, आज ज्यादा बातचीत आपसे नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे और किसी दिन आपसे फिर अच्छे से विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल एक और एक्सपर्ट हमारे आज के सुदीप शाह जुड़ गए हैं। सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके पास बस 1 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले जरा ये समझ लेते हैं कि आज का जो दिन रहा है बाजार के लिए शेयरों के लिहाज से कैसा रहा है और कौन सी खबरें आई हैं, कौन से रिजल्ट आए हैं और किस तरह का असर हुआ है। मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है आज? जी हाँ, तो आज अगर हम मार्केट में देखें तो काफ़ी भारी तरीके से हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। उसके भी बीच में अगर हम बात करें सेरा सैनिटरीवेयर की तो वहाँ पे हमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला था और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे कंपनी का बायबैक का जो प्रस्ताव था वो बोर्ड ने मंजूर किया है। कंपनी जो है वो 1300 करोड़ वर्थ के शेयर जो है वो अभी बायबैक करने वाली है और इसी के चलते हुए इस शेयर में हमें आज के दिन में तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं मारिको की, क्योंकि यहाँ पर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आज के दिन में हमें देखने को मिला था और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू जो है वो कहीं पे 6.7% से बढ़ा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी 8.7% का ग्रोथ देखने को मिला था। एबिटा मार्जिन की भी बात करें तो वहाँ पे भी एक थोड़ा सुधार देखने को मिला था और इसी के साथ साथ अगर हम मारिको की बात करें तो एक डिफेंसिव शेयर के रूप में लोग जो है मारिको को देखते हैं और इसी के चलते हुए हमने देखा कि इस शेयर में भी थोड़ी तेजी देखने को मिली थी। बट उसके बाद अगर हम बात करें वीआरएल लॉजिस्टिक्स की तो वहाँ पे भी अगर हम बात करें नंबर्स की तो कहीं पे रेवेन्यू जो है वहाँ पे 8% का ग्रोथ तो देखने को मिला, बट उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे 60% का फॉल देखने को मिला था। इसी के साथ साथ एबिटा मार्जिन से वहाँ पर भी एक 300 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला और इसके बाद शेयर में भी हमने एक गिरावट देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं सेंचुरी प्लाई
क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे रेवेन्यू जो है वो 12% से भी ज़्यादा बढ़ा था, बट नेट प्रॉफिट में हमें फिर से यहाँ पे भी एक 60% का फॉल देखने को मिला था। इसी के साथ साथ नेट एबिटडा मार्जिन जो है वहाँ पे भी एक 300 बेसिस पॉइंट टू 400 बेसिस पॉइंट का एक फॉल देखने को मिला। और इसी के बाद हमने देखा कि इस शेयर में भी एक गिरावट आज के दिन में देखने को मिली थी। और आखिर में ओरिएंट सीमेंट्स की भी अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पर रेवेन्यू जो है वहाँ पे 16% का फॉल देखने को मिला था YOY बेसिस पे। बट इसी के बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कहीं पे फ्लैट देखने को मिले थे। नेट प्रॉफिट जो है वो अभी 37 करोड़ पे है और आखिर में एबिटडा मार्जिन जो है वहाँ पे भी एक सुधार देखने को मिला। अगर हम शेयर में बात करें तो कहीं पे दिन के शुरुआत में ही इस शेयर में एक काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद एक रिकवरी तो देखने को मिली, बट अभी भी ये जो है शेयर जो है वो फिलहाल में भी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो आगे जाके इन सब स्टॉक्स पे नज़र रखना, खबरों के साथ साथ इन सब स्टॉक्स पे नज़र रखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आज के दिन में नंबर्स के दम पे और खबरों के दम पे एक अच्छा ट्रैक्शन ये सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिला है। शुक्रिया गौरव। इसमें से एक स्टॉक की बात करें, सेरा सैनिटरी वेयर, ये तो आपको सुमित जी ने बता भी दिया था और खबर का भी उसमें देखिए फ्लेवर आ गया कि 1300 करोड़ रुपए के बायबैक को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। तो ये तमाम खबरें, हालांकि इस बीच हनीवेल ऑटोमेशन के नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। आय 3% बढ़ी है, 960 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर। मुनाफे का आंकड़ा भी हम देखना चाहेंगे कि किस तरह के मुनाफे का आंकड़ा है, लेकिन 52,850 रुपए का शेयर है, मतलब इतने भारी भरकम रिटेल तो खैर दूर ही रहेंगे, तो आपके लिए हम राय लेकर इस पर करें भी क्या। मुनाफा 32% बढ़ा है, 137 करोड़ रुपए की यहां पर मुनाफा निकल के आया है। ठीक है हनीवेल। लेकिन सुदीप आप बताइए, देखिए बाजार में आज का जो समय है ना, वो मतलब स्पेशलाइज जिनके पास स्किल है ना, उन्हीं के लिए है बाजार आज जो ट्रेड निकालने के लिए। आप बताइए कि अभी तक आपने क्या एनालाइज किया है और क्या कोई ट्रेड्स हैं आपके पास बाजार में जहां पर लगता है कि नहीं पक्का वाला कन्विक्शन हो? नमस्कार, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, डिम्पी जी। अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही चीज बताई है कि आज के दिन में मार्केट को उन्हीं लोगों को अप्रोच करना चाहिए, स्पेसिफिकली आज के दिन का मार्केट या पिछले 1-2 दिन का और आने वाले 1-2 दिन के लिए, जहां पे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी है। तो अगर आपके पास स्पेशलाइज स्किल नहीं है तो आप बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडिंग से दूर रहे। और हम सारे अपने जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको यही बता रहे हैं कि आप आइदर क्वालिटी स्टॉक्स को चूज करें। और अब जब आप लोगे कोई भी स्टॉक तो आपका नजरिया सिर्फ 2-4 दिन या 7 दिन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो जो पिछले 12 महीने से जो बाय ऑन डिप्स वाला जो एक रणनीति थी ना, कि आप एक डिप पे आप ले लीजिए और आप अगले 10 से 15 दिन में आपको एक अच्छा सा उछाल मिल जाए, वो शायद से ना रहे और हम 2-3 महीने के कंसोलिडेशन में चले जाए। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का जो डाउनफॉल है, जापानीज मार्केट, यूएस मार्केट, और यूएस मार्केट्स में तो अब इलेक्शंस भी आएंगे, तो शायद से अगले 2-3 महीने का फेज जो है वो थोड़ा कंसोलिडेटरी फेज रहेगा। और इसी के चलते हम अपने जो भी निवेशक है उनको भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा डिप्स पे अगर बाय करें तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रीजनेबल रखें। और जब स्टॉक्स के से अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट्स एक बहुत ही अच्छे लेवल पे है आज यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखते हैं आज 3100 के भाव के आसपास एशियन पेंट्स अभी ट्रेड कर रहा है। तो वहां पे पिछले काफी महीनों का एक कंसोलिडेशन था, ऑलरेडी डाउन मूव में से एक रिवर्सल आ रहा है स्टॉक में। और दूसरा एक बेनिफिट क्या हो सकता है एशियन पेंट्स के लिए, कि क्रूड प्राइसेस में नरमी दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और फ्रॉम अ डिफेंसिव पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव एशियन पेंट्स है, टाटा कंज्यूमर है, सिलेक्टिव फार्मा नेम्स, हम अपने सारे दर्शकों को और हमारे क्लाइंट्स को भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा डिफेंसिव साइड पे रहे अगले 2-3 दिन तक, कम से कम जब तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं आती ग्लोबल लेवल से। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। मेरे को थोड़ा अलग अलग स्टॉक्स आपसे पता करने हैं, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ सीधा सीधा फोकस करते हुए। पहले मैं अपनी F&O की शीट में लॉन्ग के शेयर चेक करता हूँ, ऐसे ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी पता कर लेते हैं। एक बार जरा मैरिको चेक करना, अंशुल एक बार जरा मैरिको देख के बताइए, BTST करें मैरिको, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा सर, स्टैंपिंग हम करेंगे। देखिए इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा कि आज हमने अपने क्लाइंट्स को मैरिको बाय दिया है क्योंकि डिफेंसिव काउंटर्स चल रहे हैं। मैरिको में 133 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, तो यहाँ से लग रहा है कि 700-705 तक ये स्टॉक जाएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है आज के सेशन में। क्या आप कह रहे हो BTST करने, लगा दो भी बाय, और BTST की स्टैंप लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, सामने सामने भी सर बोल रहे हैं। एक और शेयर है डॉक्टर लाल पैथलैब, सुमित मूलचंदानी जरा आप देख के बताइएगा, डॉक्टर लाल पैथलैब BTST करना है क्या? डिम्पी जी, ये हम रेकमेंड करने ही वाले थे BTST के लिए, बिल्कुल काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट है।
आप स्टॉक में देखेंगे तो मॉर्निंग से ही सस्टेन किया हुआ है और रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 से 2 घंटे का जो वॉल्यूम यहाँ पे सर्ज हुआ है, तो बिल्कुल आप इसे लीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 3245। स्टॉप लॉस में मेंटेन करूंगा 3110 का। आपको नहीं लगता सर हम आपके साथ रह रहे के थोड़ा होशियार हो गए सुमित जी? फिर आपकी तरह सोचना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा दूसरा पॉइंट ये है, एक बार लगे हाथ जरा आरती फार्मा भी चेक कर लो सुमित जी, आरती फार्मा। जी देखिए, यहाँ पे अगर आरती फार्मा को पहले मैं लोअर टाइम फ्रेम पे देखूं तो बिल्कुल अच्छा खासा रिजेक्शन मिला हुआ है। जो आज का कैंडल है, टाइप ऑफ एंगल्फिंग है, नॉट अ परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे मैं फिलहाल अवॉइड सीन करूंगा। अगर ये स्टॉक 609 के नीचे मुझे अवर्ली क्लोजिंग दे रहा है तो फिर मुझे लग रहा है कि ये डाउन साइड का पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा होगा टिल द लेवल ऑफ 570। तो मैं बीटीएसटी नहीं करूंगा इसमें। ठीक है सर, बीटीएसटी आप नहीं करोगे, छोड़ दिया आपने, लेकिन आप जो बता रहे हो कि डॉक्टर लाल पैथ लैब उसमें आप करोगे, तो यही तो मार्केट की खूबसूरती। एक ही मेहमान, एक ही समय, एक ही मार्केट, एक ही सब कुछ, लेकिन एक को बाय बोलता है, एक को मैंने मैं प्लस नहीं करूंगा। वजह आपके सामने ही है। जबकि शेयर 5% सस्ता मिल रहा है, वो 2% महंगा मिल रहा है आज के मार्केट से, लेकिन फिर भी उसी पे बाय है और इस पे बाय नहीं है। यही आपको बस समझना है मार्केट के अंदर। अब मेरे साथ अंशुल सहगल जुड़ रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद फिर से उनसे मुलाकात हो गई। अंशुल भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जब लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी सब, ना ही ग्लोबल मार्केट्स की कोई प्रॉब्लम थी, ना ही लिक्विडिटी की थी, ना ही किसी और चीज़ की, लेकिन तब भी आपने मेरे से एक बात बोली थी कि कई बार ना मार्केट ऐसा होता है कि वो जस्टिफाई नहीं हो रहा होता अपने लेवल से। वो जस्टिफिकेशन वाला वर्ड आपने हमको नोटिस करवाया था कि थोड़ा सतर्क रहो, सावधान रहो। सर वो आपकी बात बिल्कुल सिद्ध साबित हुई। मार्केट ने जस्टिफिकेशन की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। आप बाजार को कैसे रीड कर रहे हैं सर अब? गुड आफ्टरनून डिम्पी भाई, गुड टू स्पीक विद यू एज ऑलवेज। देखिए, जो उस समय हमारी बात हुई थी, मैं हमेशा हर किसी से जब भी बात करता हूँ मैं यही कहता हूँ, मार्केट डायरेक्शन को आप फाइंड करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट आपको हमेशा सरप्राइज करती है। आपको मार्केट में ये देखना जरूरी है कि इस मार्केट में अपसाइड ज्यादा है या डाउन साइड। अगर अपसाइड नहीं है तो कॉशियस रहना बेटर है। और जिस समय हम बात कर रहे थे उस समय इतनी मार्केट चल चुकी थी। आप अगर पिछले साल में ही देखें तो मेरा ख्याल निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 70-75% चल चुका है एक ही साल में, और कई कई स्टॉक्स 3-4 गुना हो चुके हैं। इतने चलने के बाद अगर हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो हम अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। हमें ये लगता था कि अपसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड अपसाइड से ज्यादा है, इसलिए इस समय केयरफुल रहना चाहिए। अभी भी मार्केट में थोड़ा सा ही करेक्शन आया है, ये हल्का झटका है। मेरा ख्याल लोगों को अभी भी जिनको आदत है ये करने की कि भाई थोड़ी सी भी करेक्शन हुई तो मार्केट में आ गए, उनको ये लगेगा कि हाँ अभी आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी अभी। और बजाय इसके कि अगेन मैं यही बोलूंगा कि बजाय इसके कि मार्केट के लेवल को देखें, हमें एज स्टॉक इन्वेस्टर्स ये देखना जरूरी है कि किस स्टॉक के अंदर हमें वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स दोनों फेवरेबल मिल रहे हैं, और उन स्टॉक्स में अपसाइड ज्यादा है बजाय इसके कि डाउनसाइड। अगर हमें वो दिखता है तो मार्केट लेवल भूल के और हमें उन स्टॉक्स को ले लेना चाहिए। बाकी ओवरऑल ऐसे स्टॉक्स कम हो गए हैं, इसलिए हम थोड़ा कॉशियस हैं इस समय। ठीक है सर। सर आपके तीनों चारों पॉइंट हमारे लिए नोटिस हो गए। आप कह रहे हैं कि स्टॉक सिलेक्शन और गंभीर करो और अच्छे से करो। आप ये कह रहे हो कि बाइंग और डिप हर बार जो होता है उसको इस बार ना करो, थोड़ा वेट एंड वॉच करके करो। और दूसरा बात, जस्टिफिकेशन होना जरूरी था, जिसकी प्रोसेस अभी शुरू हुई है, और ये आदत ना डालें अभी। हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ा और करेक्शन आ जाए। ये 3-4 पॉइंट जो आपने एक ही आंसर में बता दी सर, हमारे काम के। बहुत शुक्रिया अंशुल भाई, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुदीप शाह हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ अंशुल जैन हैं और श्रीकांत भी हैं। श्रीकांत से तो काफ़ी देर से क्वेश्चन ही नहीं मैंने पूछा। श्रीकांत भाई अब आपसे आवाज़ आ रहा हूँ मैं जरा अब क्या पूछूं। चलो ठीक है, फिर एक चीज़ पूछता हूँ आपसे। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज सर 3200 का था कुछ दिन पहले, आज मिल रहा है 2900 के नीचे, इसी को ही पकड़ लें सर? तो देखिए, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे हमने एक ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के कंपैरिजन में काफी अंडर परफॉर्मेंस देखा है।
पर एट द सेम टाइम मैं यही कहूंगा कि इतने बड़े करेक्शन के बाद जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल से अगर रिवर्स होता है, तब हम सबसे पहले इंडेक्स हेवीवेट्स में ये अच्छी तेजी देखते हैं। और स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज या एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज कंपनीज में हमें रिवर्सल एक्टिविटी देखने मिल सकते हैं। ये मेरा ओवरऑल व्यू है। बट करंट लेवल से जैसे कि मार्केट कई बार 24,000 के लोअर लेवल्स पे यानी कि कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि इसमें करेक्शन की गुंजाइश और है। और अभी तक जो इवेंट्स है वो काफी अनसर्टन है। मैं यही कहूंगा कि जब तक कोई प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता, तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट में काफी एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। इन्फोसिस ने काफी अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, आईटीसी ने परफॉर्मेंस दिखाया था और जोमैटो ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। और जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कोई एक स्टॉक जो 20 रुपया ऊपर है या 2% ऊपर है जिसमें बाय का व्यू है, और जो 6% नीचे है उसमें अभी तक वेट एंड वॉच का व्यू है, तो उसका रीजन ये है कि हम टेक्निकल्स जो देखते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, और जहां पे भी ट्रेंड बना हुआ है, ट्रेंड इंटैक्ट है, उसे हम लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। और जहां पे भी वीकनेस नजर आती है वहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आज का मार्केट डीपली ओवरसोल्ड है। तो करंट लेवल से तो मैं ये कहूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बिल्कुल खरीदना चाहिए, लेकिन मार्केट को एक बार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आने दीजिए। उन लेवल्स के करीब आप इसे खरीद के चल सकते हैं। ठीक है, खरीदना चाहिए रिलायंस को, इस डिप को बाय करना चाहिए। लेकिन क्या रिलायंस की तरह ही टाटा मोटर्स भी आपको ये डिप का यूटिलाइज करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा था कि करीब करीब 1250 रुपए के भाव हो गए थे, 1000 रुपए शेयर चला था, फिर से 1000 रुपए के आसपास आ गया है। इसमें क्या करना है श्रीकांत जी, आप जरा ना टाटा मोटर को भी जरा तैयार रखिए, अपने चार्ट्स को और अपने इनसाइट्स को। इस बीच आपको हम ये बता देते हैं कि देश के बिजी रूट्स में इंडिगो जल्द ही बिजनेस क्लास की सुविधा देने जा रही है और कंपनी जल्द ही दिल्ली मुंबई रूट से इसकी शुरुआत करने वाली है। इस मौके पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने कंपनी के प्रमोटर राहुल भाटिया से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। जाहिर तौर पे आपको लगेगा कि बिजनेस क्लास प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल स्पेस में आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एनी कमेंट ऑन दैट? नहीं, जैसे पीटर कह रहे थे कि हमारे मुल्क में ट्रैवलर की नीड्स चेंज हो रही हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये हमारी जिम्मेवारी है इंडिगो में कि हम कस्टमर्स को चॉइस दें, और विद दिस प्रोडक्ट वी विल डू दैट। लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ में और भी प्रोडक्ट्स आप लेकर के आ रहे हैं। मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगा सर, किस तरीके का आप ट्रेंड बदलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आपका डोमिनेंस डोमेस्टिक स्पेस में तो है ही, मोर देन 65-66% मार्केट शेयर, एंड नाउ द बिजनेस क्लास प्रोडक्ट लॉयल्टी प्रोग्राम। व्हाट सॉर्ट ऑफ शिफ्ट दैट यू आर विटनेसिंग? आप किस तरीके के प्रोडक्ट कस्टमर का चॉइस में शिफ्ट देख रहे हैं, और आप किस तरीके से उसको कैच करने की कोशिश करें? नहीं, जैसे हिंदुस्तान की इकॉनमी बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही हैं, तो हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो ज़्यादा उड़ना चाहेंगे और जगह जाना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे। तो हमारे हिसाब से हम जो XLR का प्रोडक्ट अगले साल लाएंगे वो हमारे फुटप्रिंट को बढ़ाएगा, और फिर 2027 में 350 आएंगे जो फुटप्रिंट को और बढ़ाएंगे। सो वी आर द एयरलाइन ऑफ इंडिया, and that's the long and short of it. ठीक है, तो इंडिगो भी तैयार है। मतलब अगर आप भारत में विद इन इंडिया अगर आप फ्लाई करना चाहते हैं तो दिल्ली मुंबई रूट से शुरुआत होगी बिजनेस क्लास की इंडिगो में, जिसको कि बजट एयरलाइन के तौर पर जाना जाता है। तो एक निश्चित तौर पर देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। लेकिन इस बीच देखिए नतीजे आए हैं सोम डिस्टिलरीज के। ऐसा कोई अगर आम दिन होता, अगर ना आज की जैसे टेंशन नहीं होती ना, तो इस नंबर पे ये शेयर आपको काफी ऊपर दिखता। हालांकि आज भी इसने एक अटेम्प्ट लिया नंबर आने के बाद, लेकिन वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट खराब है। मुनाफा देखिए करीब 20% बढ़ा है, आय में करीब 35% के आसपास ग्रोथ है। क्या चाहिए किसी कंपनी को? बस ये सेंटिमेंट वाला गेम आज के दिन दिख रहा है। लेकिन श्रीकांत जी, हम टाटा मोटर की बात कर रहे थे, फिर से 1000 रुपए के आसपास के भाव आ गए हैं। हालांकि ऑटो कंपनीज के ग्रोथ लिंकेजेस हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं मंदी का डर होगा तो इनके टोटल सेल्स पर असर आएगा, और वो असर टाटा मोटर पर ज्यादा आता है क्योंकि एक जेएलआर वाला इनका वर्टिकल है। तो ये सारी चीजें फंडामेंटली हैं। लेकिन क्या प्राइस के लिहाज से आपको लगता है कि यहां पर थमेगा ये शेयर? क्या कॉन्ट्रा बाय करें या फिर अभी छोड़ें इसको? देखिए, तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में वैसे कॉन्ट्रा खरीदारी की जा सकती है। ये स्टॉक तकरीबन 1180-1200 के करीब आ चुका था, और उसके बाद अभी जब मार्केट में करेक्शन बनाया, और स्पेशली अगर आप देखें तो जब ग्लोबली वीकनेस आता है
ग्लोबल मार्केट्स में वीकनेस आता है तब ये स्टॉक काफी इम्पैक्टेड होता है। तो उसी वजह से स्टॉक नीचे है, लेकिन अगर आप इसके ओवरऑल टेक्निकल फॉर्मेशन को देखें पिछले 6 महीने से, तो कम से कम 4 से 5 महीने तक का इसका जो बड़ा कंसोलिडेशन था उसका टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है और हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1250 से लेकर 1300 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इनफैक्ट मैं कहूंगा कि काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड लग रही है। 950 के नीचे जाना मुझे लगता है कि काफी मुश्किल रहेगा, या तो उन लेवल्स के करीब आके थम सकता है ये स्टॉक। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। करंट लेवल से टाटा मोटर्स को खरीदा जा सकता है। ठीक है, खरीद सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक लग रहा है 1250 रुपए तक के। ये चार्ट्स देखिए, श्रीकांत जी आपको भाव बता रहे हैं, लेकिन तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस थे, अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब इसके नतीजे आए थे टाटा मोटर के, उसके बाद हमने देखा कि शेयर थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद आज आग में घी डालने का काम किया ग्लोबल सेंटिमेंट ने, शेयर और नीचे 1000 रुपए का भाव आ गया। हम तो 1200 की बातचीत कर रहे थे, ठीक है। लेकिन बाजार की अगर बात करें तो आप मतलब कोई रिकवरी खास आ नहीं रही है। कंजम्पशन वाले जो शेयरों की लिस्ट थी ना 7-8 शेयरों की, वो भी कम होकर 4 शेयरों की रहेगी। सिर्फ HUL, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ये 3 शेयर हैं जहां पर 0.25% की तेजी है कंजम्पशन में। HDFC लाइफ एक आउट ऑफ कंजम्पशन एक और शेयर है जहां पर आज के सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। अदरवाइज आप देखेंगे मेटल, ऑटो, IT, बैंकिंग, ये सारे के सारे सेगमेंट काफी ज्यादा पिटाई झेल रहे हैं। और वायदा में LIC हाउसिंग नतीजे कमजोर थे और उसके बाद आज हम देखा कि शेयर की तेज पिटाई, 8.5% की गिरावट है। सिर्फ 225 शेयर आज निफ्टी में आपको बढ़त वाले, NSE पर बढ़त वाले दिखेंगे और उसके मुकाबले 2300-2400 शेयर कमजोर हैं। तो जो रिवर्स गियर लगा फिर वहां से हमने कोई ज्यादा खास हमने आज रिकवरी देखी नहीं। 750 नीचे करीब निफ्टी है, 100-150 अंकों की रिकवरी आई है, लेकिन वो मैटर नहीं करती है। वो थोड़ा सा लोगों ने डेड कैट बाउंस जो कहते हैं ना बाजार में, वो जरूर आगे होगी। कितना रिलायबल होगा कह नहीं सकते, लेकिन डिब्बे क्लोजिंग काफी खराब। एक बस चीज अच्छी है कि 24,000 शायद आज होल्ड कर जाए। इसलिए आप देखेंगे कि साथ साथ में ना यूएस के फ्यूचर्स भी देख रहे हैं और यूएस के फ्यूचर्स देख के उनको ये भी लग रहा है कि कल फिर से हम गैप डाउन भी कर सकते हैं। इसलिए जो एक मोमेंटो बनना चाहिए ना, वो मोमेंटो मिसिंग है मार्केट के अंदर। एक और बात, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, कई बार क्या होता है ग्लोबल मार्केट था नहीं पा सकते हो कि कितना डीप कुआं है, तो फिलहाल उसके लिए भी रुकना चाहिए। एक और चीज़ भी है मार्केट के अंदर कि आपने सपोर्ट पे रोक तो दिया, लेकिन सपोर्ट पे पुल बैक आएगा, कल और परसों में डिसाइड होगा, जैसे अंशुल जैन भी आपको बता रहे थे। तो आप 24,000 के आसपास क्लोज भी कर रहे हो, तो ये आपने सपोर्ट पे रोकने का काम किया है। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन की रेशो तो खराब है ही, इस रेशो में लीडर्स चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में भी नोटिस कराया था, HUL को छोड़ के मैंने जो 5 शेयर के आपको नोटिस कराता हूँ हर रोज, उसमें से 4 शेयर बकायदा डेज लो पे ही बंद कर रहे हैं। उनमें कोई खास बड़ा मोमेंटो नहीं आया है, रिकवरी नहीं आई है, तो इसलिए भी देखना बहुत जरूरी होता है। एक और पॉइंट, इंडिया विक्स में ऐसा क्या हो गया कि इसको एक ही दिन में 40% बढ़ना पड़ गया? इसका मतलब समस्या गहरी भी हो सकती है। नहीं तो क्या होता कि ठीक है 15 पे ले आओ, 16 पे ले आओ, 17 पे ले आओ, लेकिन एक ही दिन में 50%। और इंडिया विक्स 17 साल में पहली बार इंट्राडे में इतना बड़ा है। वो ये 17 साल का इंडिया का अपना भी डाटा है जिसमें वो इतना बड़ा है। अब 56 तक पहुंच गया, तो क्लोजिंग होते होते तो फिर भी 42 है। और मैंने बताया ना, ये ठीक इलेक्शन से पहले जो मूवमेंट आई थी वो तो दिन लग गए थे, महीने लगे थे, लेकिन आज तो इसने सिंगल मूव में ही 42% बढ़ा दिया। अगर इतना ही कल और बढ़ जाए, मान लो 6 और बढ़ जाए, तो ये उतनी ही बढ़त दिखा देगा जितनी बढ़त इलेक्शन से पहले थी मार्केट के अंदर कि पता नहीं सरकार आएगी या नहीं आएगी टाइप करके। और पहली बार और इस बार में थोड़ा फ़र्क है। आपको जितने भी बड़ी वॉइसेस देखने को मिली, सभी वॉइसेस ने ये कहा कि थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। श्रीकांत ने ये कहा, सुमित जी मोटा मोटी यही बात बताना चाहते हैं, अंशुल जैन यही बात बता के गए, अंशुल सहगल यही बात बता के गए, गुरमीत यही बात बता के गए। तो इस शो का लबोलबाब भी यही है। और दूसरा पॉइंट, 50,000 पे बैंक निफ्टी ने बंद किया है, तो दोनों अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज पे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है। गैप डाउन होने के बाद मेरे को लगता है कि शायद बाजार नया रुकने की कोशिश करेगा। अगर गैप डाउन होता है तो, नहीं होता तो तब की तब देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी मेहमानों का। सुदीप का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुमित जी बहुत शुक्रिया। आज अगर क्वेश्चन कम हो गए होंगे ना सर आपसे पूछते समय, तो उसकी भरपाई किस दिन और कर देंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, थैंक यू वेरी मच। अंशुल जैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और श्रीकांत सर थैंक यू वेरी मच। श्रीकांत भाई आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ना अपने चक्कर बढ़ाओ हमारे साथ, यानी कि ज़्यादा आओ सर, आप थोड़ा कम आते हो,
ये मेरी मतलब आप शिकायत समझ लो या प्यार समझ लो, जैसे मर्जी समझ लो, आपको जैसे ठीक लगता हो। तो अपने आप चक्कर थोड़े से बढ़ाओ सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आप सभी का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हो। आज ब्लैक मंडे वाला दिन था, कल मेरे को लग रहा है मंगल हो सकता है, देखते हैं कल क्या होता है। पहले ओपनिंग होएगी, उसके बाद फिर देखेंगे दिन भर में क्या से ट्रेड होगा। फिलहाल तो इस कार्यक्रम को यहीं समेट रहे हैं।